नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। वन मिशन वन मैसेज वन भारत के तहत 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही दुनिया के अलग अलग देशों का करेगा दौरा। पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को करेगा बेनकाब। गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल। सहकारिता महासम्मेलन समेत कई अन्य कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। हैदराबाद में चार मीनार के पास गुलजार हाउस की पहली मंजिल में लगी भीषण आग। 8 लोगों की मौत और दर्जनों अन्य लोग हुए घायल। न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन ब्रिज से टकराया मैक्सिको की नौसेना का जहाज। 2 लोगों की मौत और 17 लोग हुए घायल। और नए पोप लियो 14 का शपथ ग्रहण आज वेटिकन सिटी के सेंट पीटर स्क्वायर पर होगा समारोह। दुनिया भर से कई बड़े नाम होंगे समारोह में शामिल। और आइए सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब सरकार आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की सरकार को बेनकाब करेगी और इसीलिए भारत सरकार अलग अलग देशों में अपना प्रतिनिधिमंडल भेज रही है। वन मिशन वन मैसेज वन भारत के तहत सांसदों, नेताओं और राजनयिकों के 7 प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में जाकर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखेंगे और पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करेंगे। सांसदों का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई जैसे देशों की यात्रा पर जाएगा। इस दौरान सांसद ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और आतंकवाद पर दुनिया भर में चर्चा करेंगे। बैजयंत पांडा के नेतृत्व में निशिकांत दुबे के साथ सांसदों का प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया की यात्रा पर जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क की यात्रा करेगा। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी के साथ सांसदों का प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य, जापान और सिंगापुर की यात्रा करेगा। शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सांसदों का प्रतिनिधिमंडल संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो और सेरा लियोन की यात्रा पर जाएगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सांसदों का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया की यात्रा करेगा। वहीं डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सांसदों का प्रतिनिधिमंडल स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस की यात्रा पर जाएगा। वहीं एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी के साथ सांसदों का प्रतिनिधिमंडल मिस्र, कतर, इथोपिया और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करेगा। आतंकवाद के खिलाफ सरकार की ओर से गठित सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का भी नाम है। अपना नाम इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए शामिल किए जाने पर निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है और कहा है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के सामने पाकिस्तान की कारगुजारियों और भारत के आतंकवाद के खिलाफ 78 साल से हमारे संघर्ष को मुस्लिम देशों को बताने के लिए चुना है। निशिकांत दुबे के साथ एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी होंगे। निशिकांत दुबे ने इसे लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत चेहरा बताया है और कहा है कि वो और ओवैसी एक साथ भारत के लोकतंत्र और मुसलमानों के भारत में मिले सम्मान, स्वाभिमान और समानता को बताएंगे। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पश्चिमी यूरोप में जा रहे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने पर खुशी जताई है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने और उसे सहायता देने के लिए पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर बेनकाब करने के लिए ये हमारा संयुक्त प्रयास है।
भारत में तुर्की के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। देश के बड़े शिक्षण संस्थान तुर्की के साथ अपना समझौता रद्द कर रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने भी तुर्की विश्वविद्यालयों के साथ अपना समझौता निलंबित कर दिया है। आईआईटी बॉम्बे ने कहा कि तुर्की से जुड़ी वर्तमान भू राजनीतिक स्थिति के कारण ये फैसला लिया गया है। और अब बात करते हैं तिरंगा यात्रा की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। महाराष्ट्र के नागपुर में भी तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। इस दौरान लोगों में काफी उत्साह नजर आया। इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिस तरह से सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में अपना पराक्रम दिखाया है, पूरे देश की जनता सेना के साथ खड़ी है, प्रधानमंत्री के संकल्प के साथ खड़ी है। फडणवीस ने कहा कि ये तिरंगा यात्रा सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि पंचायतों में भी निकाली जाएगी। हम सभी जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से भारत की सेना ने बहादुरी दिखाई है, पूरे देश में जनता भारत के सेना के साथ खड़ी है, देश के प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ खड़ी है। और यहाँ पर भी हम लोगों ने यह तय किया कि केवल शहरों में नहीं तो पंचायतों में भी तिरंगा यात्रा निकलेगी। पंचायत के लोग भी सेना को धन्यवाद देना चाहते हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में सिटीजन्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी के बैनर तले तिरंगा यात्रा निकाली गई। रैली में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ कई प्रमुख हस्तियों ने भी भाग लिया। इस रैली का आयोजन हुसैन सागर झील के टैंक बंड पर किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने संघर्ष करके देश को विजय पथ पर लाया है। सेना को धन्यवाद और अभिनंदन करने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम का देश भर से परिचय कराने के लिए तिरंगा यात्राओं का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम राज्यों के विभिन्न शहरों में बड़ी बड़ी तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हो रहे हैं। तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों का जोश भी देखते ही बन रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों, उनके ठिकानों और समर्थकों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य, पराक्रम और सफलता का जश्न मनाने के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा जारी है। देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित तिरंगा यात्रा में उमड़ता जनसैलाब और जनता का उत्साह देखते ही बनता है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न जम्मू कश्मीर में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। शनिवार को द्रास, डोडा, किश्तवाड़ सहित कई जगहों पर निकाली गई तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। वहीं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में भारतीय सेना के शौर्य, वीरता और सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में भाजपा अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा सहित जिले के सभी भाजपा विधायक सहित बड़ी संख्या में महिलाएं, व्यापारी और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। जबकि चित्रकूट में निकाली गई तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में विभिन्न सामाजिक संगठन, छात्र छात्राएं, एनसीसी कैडेट्स और पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित मिनी स्टेडियम से शहीद पार्क तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। इस बहादुरी के लिए, स्पष्ट नेतृत्व के लिए, दूरदर्शी नेतृत्व के लिए, मजबूत नेतृत्व के लिए जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, वहीं हम सेनाओं का जिन्होंने शौर्य, पराक्रम और साहस का परिचय दिया, उनका अभिनंदन करते हैं। उत्तराखंड के
और बुलेटिन में खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत द्वारा सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के बाद अब पाकिस्तान की मुश्किलें हर रोज बढ़ती जा रही हैं। सिंधु जल समझौते के कारण न केवल पाकिस्तान सिंधु झेलम और चिनाब के पानी का 80% हिस्से का इस्तेमाल करता था, बल्कि इन नदियों पर बने बांधों की साफ सफाई और नए बांधों के निर्माण में भी आए दिन रोड़े अटकाता था। चिनाब पर बने बगलिहार और सलाल बांध के जलाशयों से न केवल गाद और रेत हटाई गई है, बल्कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रतले और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना के निर्माण की गति में तेजी लाने और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। तो देखिए श्रीनगर से हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तान की आतंकवादी हरकतों से जब पानी सिर के ऊपर बहा तो भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी संदेश साफ है, खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। और अब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सिंधु जल समझौते की वजह से लंबित दशकों से पड़ी ऐसी जल विद्युत परियोजनाओं में निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, जो कि लंबे समय से पाकिस्तान के अड़ंगे के कारण रुकी हुई थी। घाटी के अनेक जल विद्युत संयंत्रों की साफ सफाई, गाद हटाने का भी काम किया जा रहा है और उनकी भंडारण क्षमता में भी इजाफा किया जा रहा है। सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद भारत ने अपना इरादा साफ कर दिया है कि सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी का इस्तेमाल अब भारत की जरूरतों और हितों के हिसाब से किया जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इन नदियों पर बनी हुई जल विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता और निर्माणाधीन परियोजनाओं के निर्माण की गति की समीक्षा की है। बीते दिनों जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने जम्मू के किश्तवाड़ जिले का दौरा किया और 390 मेगावाट दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना की संचालन प्रक्रिया और 850 मेगावाट क्षमता की निर्माणाधीन रतले जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। किश्तवाड़ के द्राबशाला में स्थित रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट 850 मेगावाट क्षमता की परियोजना है। मुख्य सचिव को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से परियोजना की वर्तमान स्थिति और प्रगति के बारे में जानकारी दी गई। मुख्य सचिव ने निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा के साथ ही पावर इनटेक स्ट्रक्चर, कॉफर डैम, अंडरग्राउंड पावर हाउस कॉम्प्लेक्स, टेड रेज्ड टनल का दौरा किया। मुख्य सचिव ने परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने और परियोजना को समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए। 90 के दशक में सलाल विद्युत परियोजना बनी, लेकिन उसकी गाद और साफ सफाई का काम नहीं हो सका केवल सिंधु जल समझौते की वजह से। बगलिहार प्रोजेक्ट जब बना तो उसमें भी सिल्ट की सफाई नहीं हो सकी केवल पाकिस्तान के अड़ंगे की वजह से। और अब जबकि सिंधु जल समझौता स्थगित हो गया है तो सभी बांधों से गाद की सफाई, सिल्ट की सफाई, उनकी भंडारण क्षमता में इजाफा किया जा रहा है और उनमें विद्युत उत्पादन भी और बढ़ रहा है। इससे पहले एनएचपीसी और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सलाल और बगलिहार परियोजनाओं की 4 मई को फ्लशिंग की थी, जिसके जरिए सलाल और बगलिहार बांध के जलाशयों से 7.5 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक की गाद और रेत हटाई गई। सिंधु जल समझौते की वजह से 1987 में तैयार हुई सलाल परियोजना और 2009 में बनी बगलिहार परियोजना में भी पहली फ्लशिंग की प्रक्रिया अपनाई गई। केंद्रीय जल आयोग ने सिफारिश की है कि इस तरह की फ्लशिंग मासिक प्रक्रिया होनी चाहिए और भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी भी बांध पर बने जलाशय में फ्लशिंग से पहले पाकिस्तान को सूचित नहीं किया जाएगा। सिंधु जल संधि के कारण पाकिस्तान की आपत्तियों के कारण जम्मू कश्मीर में कई जल विद्युत परियोजनाएं लंबित हैं, जिनमें चेनाब नदी पर पकलदुल 1000 मेगावाट, कीरू 624 मेगावाट, क्वार 540 मेगावाट, दुलहस्ती 390 मेगावाट और रतले 850 मेगावाट परियोजनाएं शामिल हैं। अब जब सिंधु जल समझौता स्थगित हो गया है तो इन परियोजनाओं पर निर्माण कार्यों में तेजी आ सकती है।
इसके अलावा जम्मू में चिनाब नदी से निकलने वाली रणबीर नहर को चौड़ा, गहरा और उसकी लंबाई बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। जम्मू कश्मीर के जल संसाधन का पूरा उपयोग और उपभोग का अधिकार अब हमारे पास है। जम्मू कश्मीर की लंबित पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को तेजी से पूरा करके और वर्तमान जल विद्युत परियोजनाओं की क्षमता को और ज्यादा बढ़ाकर न केवल घाटी को रोशन किया जाएगा, बल्कि यहाँ की बिजली देश के दूसरे राज्यों में भी जाएगी। ऐलान किया जा चुका है और इरादा साफ है, जम्मू कश्मीर के नदियों के एक एक बूंद का इस्तेमाल घाटी के आवाम और देश के हित में होगा। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, श्रीनगर। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रामपुर के राजा लाइब्रेरी में वीरोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी में वीर जवानों की गाथाओं का प्रदर्शन किया गया है। ये प्रदर्शनी 21 मई तक चलेगी। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। वो आज अहमदाबाद में गुजरात राज्य सहकारी संघ की ओर से आयोजित विकसित भारत के निर्माण में सहकारिता की भूमिका पर आयोजित महासम्मेलन में भाग ले रहे हैं। गृह मंत्री राज्य के मेहसाणा जिले में के पटेल और मधुबेन के पटेल नर्सिंग कॉलेज के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वो यहां फाल्कन ग्रुप के रेडी टू कुक फ्रोजन आलू प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह आज अहमदाबाद में आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा में भी शामिल होंगे। साथ ही गृह मंत्री पल्लव ब्रिज और विविध विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र में नागपुर में विदर्भ क्षेत्र के किसानों से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल होंगे। शिवराज सिंह चौहान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य कृषि विभाग और राज्य कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ क्षेत्र में कृषि और ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक करेंगे। शिवराज सिंह चौहान नागपुर में राष्ट्रीय मृदा स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी का उद्घाटन भी करेंगे। वो कपास की फसलों को प्रभावित करने वाले एक प्रमुख कीट पिंक बॉलवर्म के लिए AI आधारित स्मार्ट ट्रैप का भी शुभारंभ करेंगे। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर देहरादून पहुंचे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया। जेपी नड्डा आज पिथौरागढ़ जा रहे हैं, जहां वो वाइब्रेंट विलेज, गुंजी, आदि कैलाश सहित सीमांत गांव में वाइब्रेंट योजना की समीक्षा करेंगे। जेपी नड्डा का ये दौरा सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। वो गुंजी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही वो जोलिंगकोंग में आदि कैलाश के दर्शन और महिला फेडरेशन द्वारा गुंजी में संचालित होम स्टे का भी भ्रमण करेंगे। जेपी नड्डा के इस दौरे को उत्तराखंड के लिहाज से महत्वपूर्ण बताते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से जेपी नड्डा का स्वागत किया है। रुक करते हैं अगली खबर का। हैदराबाद के चारमीनार इलाके में स्थित गुलजार हाउस की पहली मंजिल पर भीषण आग में 8 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य ने उस्मानिया, मलकपेट के यशोदा, डीआरडीओ और अपोलो सहित विभिन्न अस्पतालों में भेजे जाने के बाद दम तोड़ दिया। कई अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। दमकल कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की, आग पर काबू पाया और इमारत के भीतर बचाव कार्य भी शुरू किया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। अधिकारियों को फिलहाल बिजली के शॉर्ट सर्किट का संदेह है। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कहा है कि यह घटना सुबह 6 बजे के आसपास हुई। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं बहुत ही दुखद होती हैं। ऐसे हैदराबाद में एक फायर डिपार्टमेंट का और मजबूत करना चाहिए। फायर डिपार्टमेंट का जो टेक्नोलॉजी हो, इक्विपमेंट्स हो, वो कम है। आज भी मैं देखा हूं, जो अधिकारी परिवार बता रहे, जो काम करने वाले लोग बता रहे, 7:30 तक पूरे उनका इक्विपमेंट नहीं थे। जो अंदर जो स्मोक के कारण ऑक्सीजन नहीं रहते हैं, उसके समय अंदर जाना मुश्किल है लोग। मगर इसके लिए आने वाले दिन में और अच्छे टेक्नोलॉजी लाना चाहिए।
वहीं अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बड़ा हादसा हुआ है। मैक्सिकन नौसेना का जहाज ब्रुकलिन ब्रिज से टकरा गया। हादसे के समय जहाज पर 277 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 17 लोग घायल हुए हैं। हादसे की पुष्टि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने की। ये दुर्घटना स्थानीय समय अनुसार रात 8:26 पर हुई, जब जहाज ब्रुकलिन ब्रिज के नीचे से गुजरने का प्रयास कर रहा था। न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट ने हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। नए पोप लियो 14 का आज वेटिकन सिटी के सेंट पीटर स्क्वायर पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए दुनिया भर के तमाम नेता वेटिकन सिटी पहुंच चुके हैं। नए पोप लियो का असली नाम रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट है। कैथोलिक परंपरा के मुताबिक शपथ ग्रहण के बाद नए पोप को एक धार्मिक वस्त्र और एक अंगूठी दी जाएगी। ये उपहार नए पोप के पदभार ग्रहण करने का प्रतीक होते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने पर चर्चा करने के लिए कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और नाटो नेताओं के साथ फोन पर बात करने की योजना की घोषणा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ बातचीत यूक्रेन में रक्तपात को रोकने पर केंद्रित होगी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में युद्ध कभी नहीं होना चाहिए था। वहीं इजराइल और हमास ने गाजा में चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता फिर से शुरू की है। कतर और अमेरिका की मध्यस्थता में कल दोहा में वार्ता शुरू हुई। हमास के वरिष्ठ अधिकारी महमूद मरदावी ने वार्ता की पुष्टि की। उन्होंने युद्ध विराम सुनिश्चित करने और बंधक पर फैसले को अंतिम रूप देने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। एक अधिकारी ने कहा कि हमास ने 60 दिनों के युद्ध विराम और इजराइल की ओर से फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने के बदले में 9 बंधकों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने नागरिकों के विस्थापन पर चिंता व्यक्त की और गाजा के बाहर किसी भी जबरन विस्थापन को खारिज कर दिया। फिनलैंड में हवा में 2 हेलीकॉप्टर की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई है। यूरो एयरपोर्ट के पास हवा में 2 हेलीकॉप्टर एक दूसरे से टकरा गए और देखते ही देखते जमीन पर आ गिरे। इन हेलीकॉप्टरों में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें दोनों पायलट भी शामिल हैं। चश्मदीदों ने बताया कि एक हेलीकॉप्टर ने अपने को बचाने के लिए अचानक टर्न लिया, लेकिन वो सीधे दूसरे हेलीकॉप्टर से जा टकराया और इसके बाद दोनों हेलीकॉप्टर आसमान से ऐसे गिरे जैसे पत्थर गिरते हों। और आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। प्रत्येक वर्ष 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। साल 1983 में 18 मई को संयुक्त राष्ट्र ने संग्रहालय की विशेषता एवं महत्व को समझते हुए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने का निर्णय लिया था। इस मौके पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण घोषणा की है कि आज देश भर के सभी ASI स्मारकों और संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। खबरों में बढ़ते हैं आगे। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देना है। IPL 2025 ब्रेक के बाद फिर से शुरू हो चुका है। टूर्नामेंट का 60वां मुकाबला रविवार 18 मई को दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। IPL में आज टूर्नामेंट का डबल हेडर का दूसरा मुकाबला गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस दोनों ही प्लेऑफ के रेस में बनी हुई हैं। शुभमन गिल की टीम 11 मैचों में 8 जीत और 16 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए टीम को सिर्फ 1 जीत की जरूरत है। वहीं अक्षर पटेल की टीम 11 मैचों में 6 जीत और 13 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच अब तक 6 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 3 में दिल्ली कैपिटल्स और 3 में गुजरात टाइटंस ने जीत दर्ज की है। वहीं दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से एक में दिल्ली कैपिटल्स और एक में गुजरात टाइटंस ने जीत दर्ज की है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच की बात करें तो यहां हमेशा बल्लेबाजों को मदद मिलती है। इसके साथ ही मैदान छोटा होने का फायदा भी बल्लेबाजों को मिलता है।
पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब हो सकती है। इस मैच में टॉस अहम भूमिका निभा सकता है। पॉइंट्स टेबल में दिल्ली कैपिटल्स के 11 मैचों में 13 अंक हैं। अब उसे प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए 3 में से कम 2 मैच जीतने होंगे, जबकि गुजरात टाइटंस की जगह प्लेऑफ में लगभग पक्की है। गुजरात टाइटंस 16 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। टीम क्वालिफायर 1 बने रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा मैच जीतना चाहेगी। ऐसे में इन दोनों के बीच दिल्ली में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।